नमस्कार। कक्षा 11th विषय इतिहास का हमारा जो तीसरा अध्याय चल रहा है रोमन साम्राज्य, उसमें हम आज समाज की प्रमुख श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी सामाजिक समूह के बारे में पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य का जो प्रारंभिक काल था उसमें कौन कौन से समूह थे। तो इसकी जानकारी हमें इतिहासकार टैसिटस जो है दे रहे हैं कि प्रारंभिक साम्राज्य में जो सामाजिक समूह थे वो सामाजिक समूह के दो प्रकार थे। एक जो प्रारंभिक समूह था उसमें तो सेनेटर और जो अश्वारोही वर्ग प्रमुख रूप से थे, जो जनता का सामान्य वर्ग था, और इन दोनों का ही संबंध महान घरानों से था, यानी ये दोनों ही जो है पूंजीपति वर्ग से संबंधित थे। अब सेनेटर के बारे में आप सभी जानते हो कि सेनेटर कौन थे। कि सेनेटर एक ऐसा निकाय था जो गणतंत्रीय शासन पद्धति में शासन संचालन का कार्य करता था, और इसमें अभिजात और कुलीन वर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित थे, यानी जो धनवान होते थे वो इस वर्ग के सदस्य थे। तो इस प्रकार सेनेटर, और इसके अलावा दूसरा जो वर्ग था वो था अश्वारोही वर्ग, जो भी सेनेटरों की तरह ये भी अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था, और इसमें ऐसे परिवार सम्मिलित थे जो संपत्ति रखते थे, तब उन्हें घुड़सवार में जो है शामिल किया जाता था। यानी किसी व्यक्ति को सेना में अगर भर्ती होना होता था तो इसके लिए उसकी योग्यता के साथ साथ उसके पास धन होना भी जरूरी था। तो इस प्रकार संपत्ति की जो औपचारिक योग्यता थी वो उन्हें उस वर्ग का सदस्य बना रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार अधिकतर जो अश्वारोही थे वो जमींदार थे, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी थे जो जहाजों के मालिक थे, ठीक है, व्यापारी थे, और साहूकार यानी जो बैंकर के जो ऋण देने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के धनवान वर्ग का जो ये समूह था, अश्वारोही वर्ग और सेनेटर वर्ग। और इसके बाद ये तो हो गए दो समूह, और फिर जो अगला तीसरा समूह था वो था निम्नतर वर्ग, यानी कमीन कारू वर्ग के अनुसार ऐसे लोग इसमें सम्मिलित थे जो सर्कस या थिएटर तमाशे देखने का कार्य करते थे, और इसके अलावा इसमें अधिकतर जो है दास थे या छोटे किसान और मजदूर जो है इसमें इस तीसरे वर्ग में सम्मिलित थे, जिसे निम्नतर वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरी शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी, और उस 1000 की संख्या में आधे सेनेटर भी जो थे लगभग अभी तक इतावली परिवार से ही संबंधित थे। साम्राज्य के प्रवर्ती काल में जो चौथी शताब्दी का काल माना जाता है, उसके आरंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ। यानी जो रोमन साम्राज्य का प्रवर्ती काल है वो कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के समय यानी चौथी शताब्दी में माना जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि रोमन साम्राज्य का जो काल था वो दो भागों में बंटा हुआ था, एक पूर्ववर्ती काल और दूसरा जो भाग था वो परवर्ती काल। पूर्ववर्ती काल वो काल कहलाता है जिसमें तीसरी शताब्दी का महत्वपूर्ण भाग सम्मिलित होता है, यानी तीसरी शताब्दी में जो काल था वो पूर्ववर्ती काल के नाम से, और तीसरी शताब्दी के बाद यानी चौथी शताब्दी पांचवी शताब्दी वो है रोमन साम्राज्य का प्रवर्ती काल। तो ठीक है, तो इसी प्रकार इसी रोमन साम्राज्य की इसी प्रवर्ती काल की जो चौथी शताब्दी है उसमें कॉन्स्टेंटाइन प्रथम का शासन काल था, और उसमें टैमिटस ने उल्लेखित जो पहले दो समूह है ना, सेनेटर और या नाइट या उसे ही अश्वारोही कहते थे, इन दोनों ने मिलकर एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। यानी चौथी शताब्दी आई ना, तब तक ये दोनों वर्ग मिलकर इन्होंने एक अलग वर्ग का रूप धारण कर लिया था, वो था अभिजात वर्ग। और इनके कुल परिवारों में से कम से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के थे। ये प्रवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था। यानी ये प्रवर्ती काल का जो रोमन साम्राज्य का जो सामाजिक समूह था ना, अभिजात वर्ग, वो अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से विस्तृत सैनिक संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था। ये सैनिक संभ्रांत वर्ग कौन सा था, ये हमने आगे पढ़ा था ना कि जिस समय कुछ ऐसे शासक हुए थे जो समाज में एक नया मध्यम वर्ग उदय हो चुका था, ठीक है, और
उस नए मध्यम वर्ग को कुछ शासकों ने सेनेटरों से भी ज़्यादा जो है सम्मान दिया, और ये सेनेटरों से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। उन्हें सेना में जो है प्रमुख रूप से भाग लेने की इजाज़त होती थी। तो इस प्रकार इस जो नया संभात वर्ग था वो मतलब अभिजात वर्ग इनसे कम, इस नए संभात वर्ग से कम शक्तिशाली था, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्ग नहीं थी। यानी ये जो संभात वर्ग है वो मध्यम वर्ग से संबंधित था, और ये मध्यम वर्ग जो था वो नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग इसमें सम्मिलित थे। यानी ये नया जो संभात वर्ग हुआ है उसी को मध्यम वर्ग कहा गया है, और उसी संभात वर्ग का जो प्रमुख कार्य था उस सेना में और अन्य जो प्रमुख रूप से अधिकारी वर्ग होता था उन दोनों से मिलकर ये वर्ग बना हुआ था। और उसमें कुछ ऐसे शासक भी हुए थे जिन्होंने इस वर्ग को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। तो इस प्रकार ये जो मध्यम वर्ग था वो इस अभिजात वर्ग से अधिक शक्तिशाली था, और इसके साथ साथ ये धनवान भी था, और इसके जीवन यापन का जो प्रमुख तरीका था वो जो है सरकारी सेवा या राज्य पर निर्भरता थी इसकी प्रमुख रूप से, और इसी से ये वर्ग जो है अपना परिवार का पालन पोषण करता था। और इसके साथ साथ अधिकतर जो समृद्ध सौदागर और किसान जो थे वो इस वर्ग में सम्मिलित थे, और ये अधिकांश पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टेमिटस ने इस सामान्य मध्यम वर्ग का महान सीनेट ग्रहों के आश्रित के रूप में भी इसका वर्णन किया है। यानी इस प्रमुख पूर्वी जो प्रांतों के ये जो समूह सामने आया था उसका सीनेट में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी सीनेट में भी इस वर्ग के सदस्य सम्मिलित होने लगे थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सीनेट और अश्वारोही वर्ग जो मिलकर अभिजात वर्ग के रूप में प्रसिद्ध हुआ, और इसके बाद हमने पढ़ा था एक संभात वर्ग यानी जिसे हम मध्यम वर्ग भी कहते हैं, एक नए वर्ग का उदय। और इस नए वर्ग का जो उदय था वो हमने पढ़ा था कि कैसे रोमन साम्राज्य में ना प्रत्येक शासन पद्धति जब शुरू हुई थी, और उस समय साम्राज्य जो था प्रांतों में बंटा था, और इस प्रकार कुछ ऐसे प्रांत थे जो अधिक शक्तिशाली थे, और उसी प्रांतों में के शासन संचालन के लिए कुछ जो है शहरों की स्थापना की गई थी, और इन्हीं प्रसिद्ध शहरों में से इस नए वर्ग का उदय हुआ। इन्हीं प्रमुख शहरों से जो शासन संचालन में अपना योगदान दे रहा था, उन्हीं शहरों में से कुछ लोग ऐसे सामने आए जो प्रमुख रूप से सेना और अधिकारी वर्ग के रूप में सम्मिलित हुए, और फिर ये शक्तिशाली वर्ग बन गया था। तो यही वो मध्यम वर्ग है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार समाज के दो वर्गों की जानकारी हो गई, एक अभिजात वर्ग जो दो वर्गों से मिलकर बना है, और एक दूसरा मध्यम वर्ग। और अब हम तीसरे वर्ग के बारे में पढ़ते हैं जिसे निम्नतर वर्ग कहा गया है। ठीक है, जिसमें अधिकांश मजदूर, छोटे किसान और दास सम्मिलित थे। ठीक है, तो इस प्रकार पहला वर्ग जो था उसमें कुलीन और पादरी वर्ग सम्मिलित थे, इसके अलावा जमींदार थे, सामंत थे। ठीक है, फिर जो मध्यम वर्ग आता है उसमें कुछ नौकरशाही, किसान, सौदागर सम्मिलित थे जो अत्यधिक समृद्ध थे। ठीक है, तीसरा वर्ग आता है जिसमें अधिकतर जो है किसान और मजदूर वर्ग सम्मिलित था। तो अब हम तीसरे वर्ग के बारे में थोड़ी जानकारी। ये वर्ग जो था एक विशाल समूह था जिन्हें सामूहिक रूप से ह्यूमिली ओरिश यानी निम्नतर वर्ग कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, और बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे, और औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों में कामगार थे। और ये प्रवासी कामगार जो अनाज या जैतून की फसल कटाई के निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे। यानी जो तीसरा वर्ग है उसमें कौन शामिल हुआ? एक तो किसान, ठीक है, और इसके अलावा जो औद्योगिक इकाइयां, जो खनन कार्य होते हैं वहां पर काम करने वाले जो मजदूर थे, जो अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे, वो इसी वर्ग में सम्मिलित थे।
या इस प्रकार के कुछ ऐसे शिल्पकार जो खुद अपना कार्य करते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में ये जो थे, ये वर्ग जो था बेहतर खाते पीते थे, और बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक विशेषकर बड़े शहरों में, और हजारों गुलाम जो विशेष रूप से पूर्वी पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। तो इस प्रकार ये जो तीसरा वर्ग था वो क्या क्या कार्य करता था, ध्यान में आ गया सबको भी। ये ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, इसके अलावा औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिक इसमें शामिल थे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ स्वनियोजित शिल्पकार भी थे वो। और इस प्रकार ये जो श्रमिक थे वो मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे, और बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक विशेषकर बड़े शहरों में, या वस्तुतः हजारों गुलामों जो विशेष रूप से पूर्वी पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने समाज के तीनों वर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कि ये जो समाज के जो वर्ग थे इनकी आमदनी किस प्रकार की थी, यानी जो अभिजात वर्ग है, कुलीन वर्ग है, उनकी वार्षिक आमदनी क्या थी। तो इसमें 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल में एक इतिहासकार थे ओलिपी ऑडर्स, उसने, वो जो एक राजदूत भी थे, उन्होंने लिखा कि रोमन नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक जो आय होती थी वो 4,000 पौंड सोने के बराबर होती थी, ठीक है। और इसमें उनकी उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वे सीधा कर लेते, यानी जो जैसे कोई जमींदार है या किसान है, ठीक है, उनके जो खेत थे जहाँ किसान कृषि कार्य करता था, जमींदारों के खेतों में काम करने वाले बहुत सारे किसान होते थे, तो इस पर उन्हें जो आमदनी होती थी, उन्हें जो अनाज प्राप्त होता था, उस अनाज को बेचने से जो आमदनी होगी उसको इसमें शामिल नहीं किया। सिर्फ उनकी संपदाओं से जो वार्षिक आय होती थी यानी 4,000 पौंड सोने के बराबर मानी गई है। अश्वारोही वर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये भी जो है दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था, और इसमें ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें गुड़ सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वावाइट्स कहा जाता था। सेनेटरों की तरह ही अधिकतर नाइट होते थे, लेकिन सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाजों के मालिक, व्यापारी और साहूकार भी होते थे, यानी व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे। तो इस प्रकार जो रोमन साम्राज्य था उसका जो प्रवर्ती काल चल रहा है उसमें जो कुलीन वर्ग था उसकी ये वार्षिक आय थी कि कम से कम उनकी वार्षिक आय ये मानी जा रही है कि 4,000 पौंड सोने के बराबर उनकी वार्षिक आय थी। अब जो 3 शताब्दियों तक तो लगभग चांदी की मुद्राएं प्रचलन में थी, लेकिन स्पेन में जब खानों से चांदी निकलना बंद हो गई थी तो सरकार के पास चांदी की मुद्रा का प्रचलन पर्याप्त नहीं रहा। तो इस प्रकार कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की। कॉन्स्टेंटाइन का जो शासन काल था हमने अभी पढ़ा था कि पूर्ववर्ती काल में यानी 4वीं शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन का शासन काल शुरू हो चुका था। तो उस समय चांदी की मुद्रा की जगह सोने की मुद्रा जो है शुरू की गई, क्योंकि चांदी की खादानों में चांदी की कमी आ गई थी, इसलिए सोने की मुद्रा चला दी गई। रोम साम्राज्य का जो प्रवर्ती काल था वहां की नौकरशाही के उच्च और मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, यानी रोमन साम्राज्य का जो प्रवर्ती काल है यानी 4वीं शताब्दी का जो लगभग काल था जिस समय कॉन्स्टेंटाइन जो शासक था, उसके समय में नौकरशाही के जो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग थे बहुत अधिक धनवान थे, क्योंकि उन्हें जो वेतन था वो सोने के रूप में मिलता था, और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी
परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे। वो अपनी आमदनी का से क्या करते थे, जमीन खरीदते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार भी बहुत फैला हुआ था। विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में उच्च अधिकारी और जो गवर्नर होते थे वो लूट खसोट और लालच के लिए विख्यात थे। ठीक है, यानी जो एक तो कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग धनवान था, उनके क्योंकि कारण क्या था कि वो लगभग सरकारी नौकरी में थे और उन्हें वेतन जो सोने के रूप में मिलता था। और इसके अलावा साम्राज्य में कुछ भ्रष्टाचार भी फैल गया। जो न्याय अधिकारी या जो सैन्य प्रमुख होते थे वो कुछ लूट खसोट और लालच के लिए विख्यात थे। लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए सरकार जो है बार बार हस्तक्षेप भी किया करती थी। इस संबंध में हमें पता इसलिए ही चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए थे। साथ ही इतिहासविद और अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा भी की है और आलोचना की है। आलोचना का यह तत्व अभिजात और श्रेष्ठ जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है कि रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था। वहां असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्यवाही से देती थी। यानी विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में जहां लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। यद्यपि 34वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था। उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर अंकुश लगाने का काम किया। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून भी सक्रिय रूप से प्रयोग किए जाते थे। कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था, इसलिए 34वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली विश्वों के लिए यह संभव हो गया। यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो बिशप भी उतनी ही सख्ती से उनका मुकाबला करे। बिशप आपको चर्च के ऐसे शक्तिशाली लोग जिन्हें समाज में आदर प्राप्त था और जो चर्च में विशेष अधिकारों का उपयोग करते थे। इसके बाद रोमन जो अभिजात वर्ग था उसकी 5वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में जो उसकी क्या आमदनी थी। रोम के उच्च घरानों में प्रत्येक के पास अपने आप में कुछ मौजूद था। वो था कि मध्यम आकार के शहर में भी हो सकता था कि एक घुड़ दौड़ का मैदान जिसमें अनेक मंच, मंदिर, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के स्नानागार। बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति से प्रतिवर्ष 4000 पौंड सोने की आय प्राप्त होती थी। यानी लगभग एक घुड़दौड़ का जो मैदान है वहाँ इतनी सारी सुविधाएं होती थी। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्हें 4000 पौंड सोने की आय होती थी जिसमें अनाज, शराब और अन्य उपज शामिल नहीं थी। यानी देखो ये जो 4000 पौंड की जो आमदनी है उसमें उन्होंने जो अनाज है या शराब है उनसे जो आमदनी होती थी वो इसमें शामिल नहीं की गई थी। और इन उपजों को बेचने से सोने के प्राप्त आय का 1/3 भाग और उन्हें प्राप्त हो जाता था। तो इस प्रकार रोमन साम्राज्य का जो अभिजात वर्ग था उसकी आमदनी तो 4000 पौंड थी और जो द्वितीय श्रेणी के जो परिवार थे यानी जो मध्यम वर्ग था उसकी आय 1000 से 1500 पौंड के लगभग थी। तो इस प्रकार आज हमने रोमन साम्राज्य के विभिन्न समूह और उसकी आमदनी के बारे में जानकारी प्राप्त की। विभिन्न जो 3 समूह थे और इसके अलावा उनके आमदनी के आय के जो साधन थे उसके बारे में पढ़ा।